A warm welcome to all. So, today we are going to learn about the cytological evolution in case of coniferae, which is the third order of the gymnosperm. Okay. So, we all know कि conifers में क्या आते हैं. Conifers में आते हैं like pinus, cedrus, etc. etc. तो ये चीज़ें conifers में आती है. ओके. सो conifers जो होते हैं वो dominant forest makers होते हैं in the world. एंड जो अगर इसे भी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द 5 सब हेडिंग्स, जो कि है क्रोमोसोम नंबर, पॉलीप्लॉइडी, कार्योटाइप, सेक्स क्रोमोसोम एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन जो कि इसका निकलेगा. एंड द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन से कि इन फोर्थ पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म्स. ओके. सो हियर वी learn about the cytological evolution in case of coniferae. So अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो खुशू था, मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1961 में ऑब्जर्व किए कुछ फैमिलीज़ के बेसिक नंबर्स. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम बोल रहे बेसिक नंबर्स, देन वी मेंट कि इसका मतलब है हैप्लॉइड नंबर. ओके, मीन्स एन. सो जब उसने बहुत सारी फैमिलीज़ की क्या किए, बेसिक नंबर ऑब्जर्व किए. सो जो फर्स्ट फैमिली थी ओरोकेरेसी, तो उसका जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर थे वो थे 13. नेक्स्ट थी सिफेलोटेक्सेसी, तो उसमें जो थे वो थे 12 हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. एंड सेम इन केस ऑफ टेक्सेसी एंड पाइनेसी. मीन्स सिफेलोटेक्सेसी, टेक्सेसी और पाइनेसी में कितने बेसिक नंबर थे क्रोमोसोम के, वो थे 12. ओके. तो जो नेक्स्ट आते हैं लाइक क्यूप्रेसी, तो क्यूप्रेसी में कितने थे हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 11. ओके. सो ये थे जिनके बेसिक नंबर ज़्यादा मतलब वेरिएबिलिटी नहीं थी जिनके बेसिक नंबर पे. राइट, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट थे कि 13 है तो मैक्सिमम जो भी स्पीसीज होंगी इनके अंडर, जो भी जीनस इनके अंडर आएंगे, उनके 13 ही है बेसिक नंबर. लेकिन कुछ फैमिलीज थी कि जिनकी जो जीनस है उनमें वेरिएबिलिटी थी, और वो है जैसे कि ये हो गया टैक्सोडिएसी. सो टैक्सोडिएसी में क्या था, जो टैक्सोडिएसी वाली फैमिली है, जो इसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, ये वरी करते हैं फ्रॉम 11 to 33. ओके. नेक्स्ट इज एबिटेसी, जिसमें एबिस आता है, लाइक एबिस पिंड्रो एक्सेट्रा. ये जो जीनस आते हैं, एबिस जीनस जिसमें आता है, उसको एबिटेसी फैमिली. एंड इस फैमिली की जो क्रोमोसोम नंबर है वो रेंज करते हैं फ्रॉम 12, 13, 22 to 24 तक जाते हैं. ठीक है, जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, इनकी जो बेसिक नंबर है. फिर जो नेक्स्ट फैमिली आती है वो है पोडोकार्पेसी. एंड आप देख सकते हैं कि कार्पेसी में तो ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएबिलिटी है इन क्रोमोसोम नंबर्स में. आप देख सकते 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 17 है, 18 है और 19 है. तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पोडोकार्पस अलोन है, यानी कि ये सारी पोडोकार्पेसी की बात करें इसमें. अब अगर मैं जीनस की बात करूं कि पोडोकार्पस जो जीनस है, अगर सिर्फ हम उसी में ही देखें तो उसमें ये सारे हैं. ओके. उसमें ये सारे हैं, लाइक उसमें 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 17 है, 18 है, 19 है. उसमें जो नहीं है वो है हमारे 9 और 15, जो कि अदर पोडोकार्पेसी के मेंबर्स में हमें शो होते हैं. ओके. सो अगर हम इन डेक्रीडियम में देखें तो उसका जो हैप्लॉइड बेसिक नंबर है जिसमें इनकी स्पीसीज में दिखता है वो है 9, 10, 11, 12, 15. देयर इज़ अ हाई वेरिएबिलिटी इन द बेसिक क्रोमोसोम नंबर. अगर हम देखें सेक्सीगोथिए का, तो उसमें कितने हैं, उसमें है 12 बेसिक नंबर. पाइनस में भी 12 है, सीट्रस में भी 12 है, टेक्सस में भी 12 है, पीसिया में भी 12 है. अगर हम टेक्सस की दो स्पीसीज में देखें, लाइक इन केस ऑफ अगर हम देखें मतलब टेक्सेसी की अगर दो जीनस में देखें, सॉरी, तो हम देख सकते हैं कि टेक्सस बकाटा में तो 12 है, बट टोरिया न्यूसीफेरा जो कि टेक्सेल्स के अंदर ही आता है, यानी कि टेक्सेसी के अंदर ही एक जीनस आता है, उसमें 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉनिफरेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर की वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है. तो इससे हम एक ये बात डिपिक्ट कर सकते हैं कि साइकेडेल्स के केस में जो क्रोमोसोम नंबर था वो थे, लीस्ट देखा जाए तो 8 थे ज़ैमिया और स्टिंजीरिया के केस में, और थोड़ी बहुत अदर के केस में भी
सो उनमें 8 था जो लीस्ट नंबर था। फिर उसके बाद हमने बायलॉबा में देखा, गिंको में देखा, यानी कि गिंकोइल्स में देखा, तो वहाँ पे था 12। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितनी वेरिएबिलिटी है, और हाईएस्ट नंबर देखा जाए तो 33 भी हमें हैप्लॉइड मिल रहा है नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और बेसिक नंबर हमें 33 मिल रहा है। मीन्स अगर इफ़ इट इज़ इन एवरीबडी नोज ना कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी तो क्या होती है 2n। जो 33 का डबल कितना हो गया 66, तो यानी कि उनका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 66 होगा। तो मीन्स क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा एडवांस है, यानी कि कॉनिफेरल्स के ज़्यादा एडवांस है फ्रॉम द गिंकोइल्स और साइकेडिल्स। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे नंबर। लेकिन एक साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो कि खुशू ने ही दी थी, उनका कहना था कि इन पर्टिकुलर दिस ऑर्डर जितना कम नंबर होगा क्रोमोसोम का वो उतना ही एडवांस होगा। ओके, उसके हिसाब से था कि cytologically investigation indicate that decrease in chromosome number and their absolute size is related with the phylogenetic advancement of members of this group. Phylogenetic means evolutionary advancement, जो कि हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उस इवोल्यूशनरी एडवांस में देखा जाए तो इनके हिसाब से अगर क्रोमोसोम नंबर कम होता है तो कॉनिफर, वो पर्टिकुलर कॉनिफर क्या होगा, ज़्यादा एडवांस होगा। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कार्योटाइप, तो जो साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिकेट करती है कि जो इंक्रीज इन द एसिमेट्रिकल क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है स्पेशलाइजेशन इन हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एसिमेट्रिकल हैबिटेट होगी तो वो पर्टिकुलर जनरा या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर पर्टिकुलर फैमिली क्या होगी, मोर एडवांस होगी, जिसमें भी एसिमेट्रिकल क्या होगा, कार्योटाइप होगा। सो डिक्रीज इन एब्सोल्यूट साइज, मतलब जो साइटोलॉजिकल स्टडीज हुई थी उसके बेस पे क्या था कि एक तो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होगा तो एडवांसमेंट बता रहा है, अगर साइज भी डिक्रीज होगा तब भी एडवांसमेंट बता रहा है, ठीक है। अगर हम पाइनस के केस में देखते हैं, इसका कार्योटाइप देखते हैं यानी कि, तो हमें पता है कि जो बेसिक नंबर हैं क्रोमोसोम जो है पाइनस का वो है 12, ठीक है। तो ये जो स्टडी की थी कार्योटाइप पे की किसने थी, ये की थी मेहरा ने और खुशू ने की थी 1956 में, और नेट्रोजन ने की थी एट अल, मतलब उसके और लोग भी थे इन 1961। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो 2 पेयर थे, यानी कि 12 पेयर्स है ना क्रोमोसोम के, तो उसमें से जो 2 पेयर्स हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट हैं, मतलब छोटे हैं और उनके ऊपर कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके, और 2 पेयर्स हैं जो काफ़ी लंबे हैं और उनके ऊपर सैटेलाइट भी है। ओके, और 8 पेयर्स ऐसे हैं जो मीडियम साइज़ के हैं, यानी कि जो मीडियम साइज़ के होंगे, यानी कि इससे लंबे होंगे और इससे छोटे होंगे, है ना। तो ये मीडियम साइज़ के होंगे, और इन 8 पेयर्स में से जो कि मीडियम साइज़ के हैं उनमें 3 पेयर्स कैसे होंगे, जिनमें सैटेलाइट होगी। ओके, 3 पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें क्या होगी, सैटेलाइट होगी, और जो 5 पेयर्स होंगे उसमें से 4 पेयर क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन शो करेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मैंने वैसे आपको पहले की वीडियोस में बता दी, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स कि उस पर्टिकुलर एरिया में NOR है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया NOR है, यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब उसकी NOR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं ये बता देती हूँ, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, यानी कि वहाँ पे ऐसे रीजन्स होंगे जो कि किसकी फॉर्मेशन, मतलब बाद में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोलस की। जैसे DNA में सीक्वेंस होते हैं तो वैसे ही क्रोमोसोम में भी तो DNA की फोल्डिंग से बना ना, तो वहाँ पे पर्टिकुलर उस वाले हिस्से में ऐसे DNA होंगे जहाँ पे सीक्वेंस होगा किसके लिए, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 ऐसे सीक्वेंस होंगे जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होगी। और जो 5th पेयर होगा उसमें पता क्या होगा, उसमें होगा कि जैसे मान लो आप कि ये क्रोमोसोम है, अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ होती है और ये चीज़ क्या बड़ी है तो ये चीज़ क्या छोटी है, तो कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सैटेलाइट DNA, ठीक है। तो इसका कहना है कि अगर शॉर्टर आर्म होगी तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट सैटेलाइट DNA वाली आर्म होगी। ओके, मतलब लॉन्गेस्ट सैटेलाइट हेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, जैसे मान लो ये
ये हो गया, ये लॉन्गर है आर्म, ओके। अगर लॉन्गर आर्म होगी तो शॉर्टर सैटेलाइट हेड है, ठीक है। अब मैं दूसरा बनाती हूँ, तो जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टर आर्म हो जाएगी और लॉन्गर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका वो मतलब, ठीक है। तो आपको पता चल गया कार्योटाइप कैसा है इन केस ऑफ पाइनस। तो मैं टाइप ऑफ कार्योटाइप बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली की किस किस फैमिली में किस किस तरह का कार्योटाइप है। सो मैं आपको बताती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट है स्लाइटली एसिमेट्रिकल, मतलब जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वो उतना ही, जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ही प्रिमिटिव होगा, और जो जितना ज़्यादा एसिमेट्रिकल होगा वो उतना ही ज़्यादा एडवांस होगा। तो जो स्लाइटली ही एसिमेट्रिकल है, लाइक पाइनेसी, क्यूप्रेसी, टेक्सोडिएसी एंड सिफेलोटेक्सेसी, तो ये सारे क्या हैं, ये हैं प्रिमिटिव। फिर जो मॉडरेटली एसिमेट्रिकल है, लाइक टेक्सेसी, एबिस एंड द पीसिया, ये सारे क्या हैं, ओके, मीन्स ये नॉट मोर एडवांस और नॉट मच प्रिमिटिव, ओके। लेकिन देर इज़ अ हाईली एसिमेट्रिकल, लाइक सम फैमिलीज आर हाईली have highly asymmetrical karyotype, like example is podocarpaceae, so it is more advanced, okay। सो यहाँ पे आप कार्योटाइप देख सकते हैं पाइनस का भी और गिंको बायलोबा का भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ गिंको बायलोबा देयर इज एसिमेट्री, not very symmetrical, okay, but here you can see this is symmetrical, a straight line is forming and a little asymmetry that you can see, okay। So you all can see that ginkgo biloba is more asymmetrical than the pinus। so इसी में पता चलता है कि पाइनस जो है वो लिटिल क्या है, प्रिमिटिव है, ओके। इन कॉनिफरल्स में देखा जाए तो पाइनस के लिटिल प्रिमिटिव है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिमेट्री। सो ओके, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड सब हेडिंग दैट इज पॉलीप्लॉइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेहरा और खुशू, मेजोरिटी ऑफ द सो फार इन्वेस्टिगेटेड जेनरा एंड द फैमिलीज कॉनिफ्रेल्स आर होमोप्लॉइड्स, यानी कि वहाँ पे क्या पॉलीप्लॉइडी हमें नहीं शो होती है, वो होमोप्लॉइड्स हैं, ओके। सो आउट ऑफ द ओल्ड जेनरा ऑफ द फैमिली एक क्यूप्रेसी ओनली, जो क्यूप्रेसी है उसके पास कितने हैं, 2 नेचुरल पॉलीप्लॉइड स्पीसीज हैं, जो कि है जूनिपर चाइनेंसिस फिट्जेरियाना, जो कि है एक एलोटेट्राप्लॉइड, एंड सेकंड वन इज जूनिपर स्क्वेमेटा माइरी, जो कि है एक टेट्राप्लॉइड, ओके। एंड द थर्ड स्पीसीज इज द सिकुआ सैमपरविंस, जो कि एक हेक्साप्लॉइड है। पूरे कॉनिफ्रेल्स में ये ओनली 3 ही स्पीसीज हैं जो कि क्या है, जो पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं, ओके। So, the polyploidy studies of conifers indicate that only about 1.5% of the members are polyploids। और ये जो स्टडी की थी, ये की थी खुशू ने, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.5% मेंबर ही हैं जो कॉनिफरल्स की क्या है, पॉलीप्लॉइड। और उसमें सिर्फ ओनली 3 स्पीसीज हमने बात की, वो मैंने आपको बता दिया, जो कि नेचुरल पॉलीप्लॉइडी शो करती है, ठीक है। सो hybridization among conifer is very common, perhaps of the wind pollination and the absence of the double fertilization। यानी कि जो hybridization होती है कॉनिफर्स में, ये बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ द विंड पॉलिनेशन, एंड क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रही है ना, तो दूर दूर तक कहीं पे भी पॉलन जा सकते, ठीक है, and because of the absence of the double fertilization, okay। So the next point is natural interspecific and the intraspecific hybrids are known involving the several genera including Abies, Orocaria, Cupressus, Juniperus, Larix, PCI, Pinus and Suga। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये चीज़ें हैं, ये जो सारी है, ये हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जब हाइब्रिड फॉर्म करेंगे तो वो पॉलीप्लॉइडी शो करे ही करे, वो नॉर्मली डिप्लॉइड रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि ओनली 3 स्पीसीज शो कर रही हैं क्या, पॉलीप्लॉइड के, ओके। सो दे आर, मतलब ये जो हैं वो रहेंगे किस केस में, स्पोरोफिटिक बॉडी है ना, तो 2n में ही रहेंगी, ऐसा नहीं कि ये 4n या 3n मतलब ट्रिप्लॉइड फॉर्म करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ, ओके। सो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इंट्राजेनरिक भी हो सकती है, लाइक पीसिया और सुगा के बीच में हो सकती है,
किटलेरिया एंड सुगा के बीच में हो सकती है, कैटलेरिया एंड पीसिया के बीच में हो सकती है, और क्यूप्रेसस और काइमोसिप्रस के बीच में हो सकती है। ओके, जो हाइब्रिडाइजेशन है, पर ये इनका प्लॉइडल लेवल चेंज नहीं करेगी। ओनली प्लॉइडल लेवल जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है ओनली इन 3 स्पीसीज के बीच में। ओके, तो हमने पहले बात करी है 3 नेचुरल पॉलीप्लॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पॉलीप्लॉइड कॉनिफर्स देख रहे हैं, मतलब बाकी अदर कॉनिफर्स, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दो या फिर ये तो ये सारे ही नेचुरल नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइड हैं। सो पाइनस डेंसिफोलिया में है 48, यानी कि टेट्राप्लॉइड है, यानी कि इसका 2 एंड 24 और 48 होता है, मतलब ये टेट्राप्लॉइड है। पाइनस रेडिएटा में आप देख सकते हैं 48, ये भी क्या है, टेट्राप्लॉइड है। यहाँ पे आप पीसिया एबिस में आप देख सकते हैं 24, तो इसका क्या है, 28 है, 30 है, 36 है। तो यहाँ पे कौन सी प्लॉइडी हो रही है, एन्यूप्लॉइडी हो रही है, यानी कि जो बेसिक नंबर है उसका एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है उनका, जो भी जैसे पॉलीप्लॉइड जो भी है वो बेसिक नंबर के मल्टीपल नहीं है। लैरिस डेसिडुआ में आप देख सकते हैं 24 इसका डिप्लॉइड नंबर है, और 48 जो है वो इसका पॉलीप्लॉइड का नंबर है, क्रोमोसोम नंबर। सो इट इज़ अ ऑटोटेट्राप्लॉइड। जूनिपर वर्जीनिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड, एंड इज 33, सो इट इज़ अ ऑटोट्राइप्लॉइड। ओके, बिकॉज इट इज़ 3n। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें इन केस ऑफ कॉनिफर्स, तो हमें पता है XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ही होती है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, द मेल इज ऑफ XY एंड द फीमेल इज ऑफ XX। बट एक एक्सेप्शन है विच वी कैन सी इन केस ऑफ पोडोकार्पस। सो पोडोकार्पस इज एक्सेप्शन वेयर अ बिग मीडियन वाई क्रोमोसोम हमें दिखता है। यहाँ पे हम एक बड़ा वाई क्रोमोसोम दिखता है बिकॉज ये फॉर्म हुआ है 2 क्रोमोसोम के फ्यूजन से, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम के फ्यूजन से फॉर्म होता है, इसलिए बहुत बड़ा होता है अदर क्रोमोसोम के हिसाब से, ठीक है। तो ये बड़ा क्रोमोसोम होता है ये। सो हम देखेंगे इसको कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो कि अगर पोडोकार्पस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो 19 था, ठीक है। तो डिप्लॉयड करके हो गया इसका 38, और यहाँ पे हम देख सकते हैं फीमेल है, शो कर रही है X1 जो, सो यू कैन सी कि अगर मान लो कि 38 क्रोमोसोम नंबर हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 दे रहे हैं ये लोग, क्या सेक्स क्रोमोसोम के नंबर, मीन्स ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है। ओके, इट्स नॉट अ डिप्लॉइड बट इज अ टेट्राप्लॉइड। और जो इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो अराउंड होगा 9 के, बट ये एन्यूप्लॉइडी है, इसीलिए इसका 38 बना क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो अगर हम आप देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, इस फीमेल में कितने सेक्स क्रोमोसोम है, 4 है, तो वो है X1 X1 X2 X2। बट अगर आपके इस मेल के केस में दे दे 37 क्रोमोसोम, एंड ए कम हुआ बिकॉज जो वाई है वो 2 क्रोमोसोम से बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही बड़ा होता है। और इस मैक्सिमम 3, देखो यहाँ पे 3 स्पीसीज में ये सेम कंडीशन दिख रही है, जहाँ पे जो फीमेल है उससे एक क्रोमोसोम कम है इन केस ऑफ मेल, ठीक है। जैसे पोडोकार्पस लॉन्गिफेलिएटस में 38 है, तो मेल में 37 है। पोडोकार्पस इलेटस में, बिकॉज यहाँ पे क्यों है एक कम, बिकॉज जो वाई क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमोसोम के फ्यूजन से बना हुआ है, इसलिए वो इलोंगेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और फिर वो नंबर में भी कम हो गया, जो उसका क्रोमोसोम नंबर था वो नंबर में भी एक में कम हो गया, बिकॉज वाई क्रोमोसोम ऐड होके बड़ा हो गया, ठीक है। सो इन पाइनेसी, मेनली इन पाइनस जॉनिस, ओरोकेरियागेस्टिफोलिया, जूनिपर कॉम्युनिस, टेक्सास बकाटा हैव होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, मीन्स वो सेम सेम दिखते हैं फीमेल और मेल सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि पहले जो पॉलीप्लॉइडी थी वो थी ही नहीं बिल्कुल भी। पॉलीप्लॉइडी तो ना हमें साइकिडेल्स में दिखी, ओनली एक एक्सेप्शन था, बाकी किसी में हमें पॉलीप्लॉइडी नहीं दिखी, और गिंको में हमें कोई पॉलीप्लॉइडी नहीं मिली। सो हमें ओनली पॉलीप्लॉइडी मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है, जो कि 1.5%, और जो 3 स्पीसीज हैं वो नेचुरल पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं। ओके, अगर यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो क्रोमोसोम नंबर की वेरिएशंस है वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और जो एसिमेट्रिकल कैरोटाइप है वो कॉनिफेरल्स के केस में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू गिंकोइल्स एंड द साइकेरिल्स। ओके, सो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज मोर एडवांस्ड देन द primitive two. Okay, so that's all about the cytological evolution. I hope that you all
understand, but I'm going to understand you. And in next video we are going to learn about the cytological evolution in case of needles. So thank you.